नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद और अंकित चूंकि जी। बरसात का मौसम है, कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है, कई नदियां उफान पर है, लेकिन राजनीतिक तूफान भी मचा हुआ है सर। और शुरुआत हम करते हैं संविधान हत्या दिवस से। जिस तरीके से देखा जाए तो इस सप्ताह केंद्र की सरकार ने, खास करके अमित शाह ने, यह ऐलान किया, नोटिफिकेशन जारी करवाया कि अब जो 25 जून की तारीख है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जैसा आपने कहा भी था कि संविधान को खतरा बनाम कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, उसको अब आपातकाल से भाजपा पलटवार करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी कहा कि आजीविका हत्या दिवस मनाया जाएगा 8 नवंबर को, जब नोटबंदी किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है, मोदी मुक्ति दिवस 4 जून को मनाया जाएगा। ऐसे ऐसे कांग्रेस ने भी किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस सामने आने के बाद राजनीति हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलने के लिए ये मोदी सरकार की रणनीति है, जिस पर अब राजनीति जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है? देखिए ये ज़ाहिर-सी बात है और हम देख रहे हैं कि किस हुँ, तरीके से अब संसद का जो बजट सेशन भी आने वाला है, उससे पहले पक्ष-विपक्ष के बीच जो प्रतिद्वंद्विता है, हुँ, वो अपने चरम पर पहुँच रही है और इसकी जो आप कह सकते हैं कि परिणति है, वो हमको सत्र के दौरान भी देखने को मिलेगी। सत्र के दौरान भी दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ तगड़ा हमला बोलेंगे क्योंकि अभी से जिस तरह से सड़क पर जो कुछ दिख रहा है, वो संसद में क्या होगा, उसका एक झलक भर है। हुँ, आपने कहा कि संविधान हत्या दिवस उन्होंने घोषित किया, इन्होंने कहा कि आप ये आजीविका आजीविका मुक्ति हत्या दिवस और दिवस। तमाम दिवस भी हुँ, घोषित कर दीजिए। तो अब देखिए ये कांग्रेस कहेगी ही जब सरकार ने ऐसा घोषित किया है। और एक चीज़ ये है कि जो संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य समझना चाहिए। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आने वाले वक़्त में या भविष्य में हुँ, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता इस तरीके का कृत्य नहीं कर पाए और किस तरीके से उस समय आपातकाल के दौर में लोगों ने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी। पूरे देश ने एकता दिखाई थी अपनी और तत्कालीन सरकार को वो आपातकाल हटाने पर मजबूर भी किया था, हुँ, चुनाव कराने पर मजबूर भी किया था। जबकि तमाम तरह के प्रतिबंध थे, नागरिकों के पास अधिकार नहीं थे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, छीन लिए गए थे तमाम अधिकार। प्रेस पर किस तरीके का प्रतिबंध था वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं उस समय के जो भी और अब तो तमाम फ़िल्में भी हैं जो उस समय के किस तरीके से लोगों पर हुँ। जुल्म-सितम हो रहे थे उसकी कहानी बयाँ करते हुए। तो ये दिखाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जागरूक है। हमारे आज़ाद भारत में संविधान पर कब हमला हुआ, ये लोगों को पता रहे, आगे कोई ऐसा नहीं कर पाए, ऐसी कोई जुर्रत नहीं कर पाए, इसके लिए लोग सतर्क रहें। अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है, तो लोग एकजुटता से सामना करें। तो ये संविधान हत्या दिवस मनाने की जो घोषणा है, इसलिए की गई है और इतिहास की गलतियों से सबक लेकर ही हम अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं, ये भी एक तथ्य है। और सिर्फ़ आप देखिए कि इस संविधान हत्या दिवस की बात नहीं है। पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस हुँ, घोषित किया था 14 अगस्त को। तो अब ये अगर इस बारे में तमाम तथ्य मौजूद हैं कि अगर तत्कालीन कांग्रेस चाहती, तो शायद देश का विभाजन नहीं होता और उस विभाजन की वजह से कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई थी, कितने लाखों लोग मारे गए थे। तो और कितने लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा था और मेरे ख्याल से शायद वो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा विस्थापन था हुँ। तो और इतनी लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोगों की जान गई थी और आज अपने भी उसका दर्द देखने को आज भी मिलता दर्द है। देखने को मिलता है। आज भी क्या बोलते हैं 2 देशों के बीच दुश्मनी है। तो अगर ये एक सवाल कइयों के उठता है परिवार उधर हैं, कइयों के परिवार जी, इधर हैं। तो अब सवाल उठता है कि आज हम अपनी सेना पर, अपने जो रक्षा पर जो इतना भारी भरकम खर्च कर रहे हैं, अगर विभाजन नहीं हुआ होता, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। हुँ, तो ये विभाजन अगर आज़ादी का श्रेय कांग्रेस लेती है, तो विभाजन का श्रेय किसको दिया जाए, ये बताना चाहिए। हुँ। तो ये बताना देश को ज़रूरी है कि सिर्फ़ आप आज़ादी का श्रेय नहीं ले सकते, विभाजन का जो ज़िम्मेदारी है, वो भी आपकी थी। तो ये बताने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस है और संविधान हत्या दिवस इसलिए 25 जून को घोषित किया गया है क्योंकि आपातकाल उसी दिन लगा था हुँ, और जिस तरीके से विपक्ष के लोगों के साथ प्रताड़ना की गई थी,
विपक्ष के लोगों को जबरन जेलों में ठूसा गया था, पत्रकार और जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको जेलों में ठूस दिया गया था। तो वो जो और उस समय सत्ता भी आप देखिए कि कुछ जो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री के कुछ इर्द-गिर्द जो लोग थे, वही उन्हीं तक केंद्रित होकर रह गई थी। राष्ट्रपति तक को पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है। ये भी बताया जाता है कि कैबिनेट की मुहर भी आपातकाल के फैसले पर बाद में लगी थी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद। तो ये जिस तरीके से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई थी और उस समय क्योंकि संसद ने का सत्र नहीं हो रहा था और उस समय संविधान में भी जो छेड़छाड़ की गई थी, जो फेरबदल किए गए थे, उसको भी माँग हो रही है कि आप उसको भी अवैध घोषित कीजिए। क्योंकि जब विपक्षी नहीं था तो आपने कैसे वो सब बदलाव कर दिए और आपने कैसे संविधान की प्रस्तावना में कोई शब्द जोड़ दिया, तो तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये देखिए, आप संविधान की प्रति लहरा देने से ही आप संविधान के प्रति आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा नहीं प्रकट हो जाती है। आपका इतिहास भी बताता है, आपका जो आपने जो पहले जो कृत्य किए हैं, वो भी बताता है कि आप नियमों को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं या नहीं। लेकिन और एक सवाल सर उठता है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है ना कि ये जो मोदी जी हैं वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए लेके आए हैं। 50 साल पहले की बात को अब उठाया जा रहा है, जब महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, जब देश की जनता उनको नकारने का मूड बना चुकी है। ये कांग्रेस दावा कर रही है अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, और जी। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने या तो आपातकाल के दौरान संघर्ष किया है या उनके पिता ने संघर्ष किया है, जैसे अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, वो उस तरीके से खामोश है अभी। वो पता नहीं वो क्यों खामोश है, लेकिन उनको सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हाँ, हम सरकार के साथ हैं और ये बहुत अच्छा कदम है। नहीं देखिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बात नहीं है। आपने देखा कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव था, उसमें ये दुष्प्रचार किया गया कि अगर मोदी जी 400 सीट ले आते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, उसका नुकसान एनडीए को हुआ है। और अब बीजेपी जब ये अपनी सारी समीक्षाओं में, राज्यवार समीक्षाओं में ये बात उसके सामने आ चुकी है कि ये जो दुष्प्रचार किया गया था, ये उसकी सीटें घटने का एक बहुत बड़ा और प्रमुख कारण है। तो उसके बाद उन्होंने उसको उसी वार किया गया था, उसी वार के ज़रिए वो पलटवार कर रहे हैं कि संविधान को हम खत्म नहीं करना चाहते थे, संविधान को हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। संविधान के साथ छेड़छाड़ आपने की थी, संविधान को बंधक आपने बनाया था। तो इसलिए ये संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है और ये उन लाखों करोड़ों जो उस समय के जो हमारे कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र के जो सेनानी थे, उन्होंने जो संघर्ष किया था, उन्होंने जो 19 माह जेल में बिताए थे, उनके जो परिवार प्रभावित हुए थे, उन सब के लिए भी एक तरह से ये श्रद्धांजलि स्वरूप होगा 25 जून जब हम संविधान हत्या दिवस मनाएँगे। जो सरकार ने घोषित किया है, जो पीछे उद्देश्य है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें जो संविधान के साथ हत्या जोड़ा गया, शायद इसके बजाय कुछ दूसरा शब्द जोड़ा जा सकता था। संविधान के साथ हत्या शब्द मेरे को लगता है कि शायद उचित नहीं है। संविधान के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था, बंधक बनाया गया था, वो बात ज़रूर देश तक पहुँचानी चाहिए, लेकिन हत्या जो शब्द है ना, संविधान के साथ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही मैं बताना चाहूँगा आपको, जब पिछली लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान मणिपुर का ज़िक्र करते हुए कहा था कि भारत माता की हत्या की गई। तो भारत माता की हत्या कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसे ही भारत माता की हत्या भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था कि आप हत्या नहीं आप कह सकते सामने। संविधान के साथ भी हत्या जैसी चीज़ नहीं जोड़ी जानी चाहिए थी। हालाँकि राहुल गांधी ने जो कहा, उनका अपना कहने का तरीका था। सरकार ने जो दिवस घोषित किया है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, वो सरकार ने बता भी दिया है। तो मुझे लगता है कि दोनों जगहों पर हत्या जैसे सबसे बचना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन सर राजनीतिक दंगल चूँकि लगातार जारी है और हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। लेकिन सर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई और कहीं न कहीं भारी बढ़त देखी गई है। एनडीए को कुछ ख़ास फ़ायदा तो हुआ नहीं है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए, वहाँ एनडीए को फ़ायदा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक चीज़ इसमें अभी हम जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अभी जो आपने विधानसभा उपचुनाव की बात करी, एक चीज़ जो इसमें जो उभर कर आ रही है, वो ये आ रही है कि जनता जो दल-बदलू है ना, उनको सबक सिखा रही है। हाँ। अब आप देखिए कि जो हिमाचल में जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा,
वो चुनाव हार गए। ऐसे ही आप क्या बोलते हैं उधर देखेंगे बंगाल में भी हर जगह आप देख लीजिए एक दल बदलुओं को जनता सबक सिखा रही है कि हमने आपको काम करने के लिए भेजा था, आप जाके वहाँ राजनीति करने लग गए, आप इधर से उधर कर रहे हैं, तो जनता अब सबक सिखाना शुरू कर दी है दल बदलुओं को। तो ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक ट्रेंड है, लेकिन अब ये अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो उपचुनाव है वो किसी सरकार पर कह सकते हैं कि सरकार के लिए कोई जनादेश नहीं होता है। पहली बात तो कि भई वो उससे सरकार गिर हाँ, इसमें जाएगी। वोटिंग भी कम हाँ, होती है, लोकल वोटिंग भी कम होती है, मुद्दे लोकल हावी हो मुद्दे काफ़ी जाते होते हैं, हैं और पूर्व दूसरा विधायक से नाराज़गी रहती जी, है। और जो कैंडिडेट वहाँ पर लड़ रहे हैं उनकी अपनी खुद की प्रतिष्ठा भी होती है, वो कितना जनता के बीच में रहता है, चुनाव किस तरीके से लड़ा गया है, पार्टी ने एकजुट होकर लड़ा है या पार्टी गुटों में बटी हुई थी, तो तमाम कारण होते हैं। लेकिन फिर भी जो उपचुनाव के परिणाम हैं, जैसे उत्तराखंड के जो परिणाम हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है, बद्रीनाथ की सीट कांग्रेस जीत गई है और आप देखिए कि हरिद्वार के पास की जो जी, सीट है। और अभी हमने देखा कि अयोध्या में जब बीजेपी हारी तो एक बड़ा मुद्दा बना। अब बद्रीनाथ की सीट बीजेपी हार गई है। केदारनाथ की जो बीजेपी एमएलए थी उनका निधन हो गया अभी 1-2 दिन पहले। तो अब वहाँ पर उपचुनाव होगा, वहाँ पर बीजेपी जीतती ही नहीं जीती। तो धर्म स्थलों, धार्मिक स्थलों और ख़ास तौर पे हिंदुत्व की राजनीति जिस तरह से बीजेपी करती है, लेकिन ऐसे स्थलों पर जहाँ पर कि धार्मिक पर्यटन ज़्यादा होता है, वहाँ पर बीजेपी की अगर ज़मीन खिसक रही है, तो बीजेपी को भी सोचना होगा कि ये आखिर कारण क्या है और इस जो कमियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपना परचम लोकसभा चुनाव में लहराया, आश्चर्यजनक था। स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं, उसमें भी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर सबका जो और दल हैं, वो सब साफ हो चुके हैं। मुख्य मुकाबला जो है, जो प्रतिद्वंदी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पे ज़रूर रही है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ पर उसमें टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होने वाला है। लेकिन बीजेपी को वहाँ पर अपना नेतृत्व भी बदलना होगा। अब जो सुकांत मजूमदार हैं, उनको केंद्र में मंत्री की ज़िम्मेदारी मिल गई है, तो जल्द ही शायद हो सकता है नया अध्यक्ष भी मिले। अपनी नीतियों में, रणनीतियों में बीजेपी को परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से, यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, जो उसकी अपेक्षाएँ थी। इसके अलावा अगर हम देखें पंजाब में जो उपचुनाव हुआ, पंजाब में जो जालंधर पश्चिम की सीट है वो वैसे वहाँ पर हिंदू बहुल सीट है। लेकिन एक जब कहीं उपचुनाव होता है, तो जनता ये भी देखती है कि हम अगर इस व्यक्ति को जिताकर भेज रहे हैं, पार्टी की सरकार किसी और दूसरे की है, हमारे काम हो नहीं पाएँगे, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। लेकिन जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी जॉइन की। अब वो बीजेपी से लड़ रहे थे, लेकिन वो हार गए। वहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, वोटिंग भी कम हुई थी, लेकिन फिर भी जीत तो जीत है। और ये जैसा मैंने आपको कहा कि दल बदलुओं को जनता सबक सिखा रही है। ऐसे ही जालंधर में जो आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमपी थे सुशील रिंकू, वो पार्टी छोड़ के गए थे और बीजेपी से चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव हार गए थे। तो हालाँकि बीजेपी का अच्छा खासा बेस है जालंधर में, तो और व्यापारी बहुत हैं वहाँ पर। तो लेकिन एक राज्य सरकार किस पार्टी की है, ये भी काफ़ी हद तक मैटर करता है जब लोग वोट देने जाते हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र महाराष्ट्र तो देखिए चौंकाने वाले परिणाम रहे, और ये जो वहाँ पर राजनीतिक प्रबंधन है, वो तो उसमें देवेंद्र फडणवीस अब माहिर हो चुके हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एमएलसी के जो चुनाव थे, उसमें एनडीए के सारे कैंडिडेट जीत गए। इससे पहले भी जो राज्यसभा के चुनाव हुए, या उससे पहले जो एमएलसी के चुनाव थे, जब वो उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी, तब भी उनका जो राजनीतिक प्रबंधन है, वो उसने रंग दिखाया था और उसके नतीजे बड़े अच्छे आए थे। लेकिन राजनीतिक प्रबंधन और जो चुनाव प्रबंधन होता है ना, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो चुनाव प्रबंधन हमने भी देखा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की क्या हालत हुई है। बिल्कुल। आप एमएलसी चुनाव जीत गए क्योंकि आपने क्रॉस वोटिंग करा दी, आपने कुछ लोगों को या तो खरीद लिया या किसी तरह से प्रलोभन देके उनको अपने साथ कर लिया। आम जनता जब वोट देगी, तब भी क्या ये जो आपका प्रबंधन है, राजनीतिक प्रबंधन, वो कामयाब होगा? ये देखने वाली बात होगी। 3-4 महीने का वक्त बचा है।
3-4 अब महीने भी नहीं, 2 हाँ, 2 ढाई 2 महीने। हाँ जी, तो अब सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाने का वक़्त है, अपने कामकाज के बारे में लोगों को बताने का वक़्त है। देखना होगा कि असली जो हम कह सकते हैं ना कि प्रबंधन, असली हुँ, प्रबंधन आपका राजनीतिक प्रबंधन क्या है? अभी उससे पहले राजनीतिक प्रबंधन की एक बार और परीक्षा होनी है जब टिकटों का बँटवारा होगा, सीटों का बँटवारा होगा। तो घटक दलों में अगर सीटों का बँटवारा सही से नहीं हो पाएगा तो आप अलग-अलग लड़ेंगे, दूसरों को बढ़त मिलेगी, तो ये देखना होगा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये आप एमएलसी चुनाव एक बहुत छोटी चीज़ थे। असल जो परीक्षा है, जो जनता की अदालत में जनता के बीच जाके परीक्षा होनी है, राजनीतिक प्रबंधन की, चुनाव प्रबंधन की, उसकी परीक्षा अभी होनी है। उसमें अगर फडणवीस पास होते हैं, तो उनका कद बढ़ना निश्चित बिल्कुल है। 2015 मुझे याद आता है जब एमएलसी चुनाव बिहार में भाजपा ने एक तरफ़ा जीत हासिल की थी, वैसा जी, कभी हुआ नहीं था। जी, लेकिन जब आम लोगों ने वोट दिया और विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा 50 के आसपास की जी, सीटों पर आ गई थी। जी, जी, खैर सर, जिस तरीके से आपने या हम सभी ने देखा कि देश में एक बारिश का माहौल है, फ्लड मैनेजमेंट की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन ये समस्या है जो बढ़ती जा रही है। आज देखिए उत्तराखंड बेहाल है, पूर्वांचल का क्षेत्र बेहाल है, असम बेहाल है। इसके अलावा आप बिहार को देख लीजिए, कोसी के क्षेत्र बेहाल हैं। कई और भी राज्य हैं जहाँ बारिश की वजह से भयंकर जल जमाव की स्थिति है। दिल्ली में भी जी। मोनक कनाल का एक वो टूटा और पानी घरों में घुस गया। तो क्या ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है? परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है सर? देखिए, परमानेंट सॉल्यूशन तो कलाम साहब बता के गए थे कि आप उन्होंने तो लक्ष्य दिया था, उस समय मुझे ध्यान आता है कि शायद 2005, 6 या 7 की बात है, हुँ, तब उन्होंने लक्ष्य दिया था कि आप 2020 तक देश की सभी नदियों को जोड़ने का एक कार्यक्रम चलाएँ। तो ये जो सुखाड़ की और बाढ़ की जो समस्या है, वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। अगर बाढ़ आएगी, तो जहाँ सूखा है, वहाँ पानी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देके गए थे, लेकिन सरकारों ने इसको शायद व्यावहारिकता के आधार पर काम नहीं किया या इसमें रुचि नहीं ली। तमाम कारण हो सकते हैं, राज्यों के बीच जल के बँटवारे को लेकर भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो उस नाते ये जो परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अगर उनका जो विज़न था, उस पर अगर सरकारें चली होती, तो हुँ, शायद आज हम इतनी समस्या नहीं देख रहे होते। बिल्कुल। और वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कोई ऐसे ही हवा में बात नहीं कही थी, उन्होंने भी कुछ अध्ययन करके ये सुझाव देश को दिया था। तो देश अगर आज भी इस पर काम करे, मिलकर काम करे, तो शायद एक बड़ी समस्या से हम हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अभी आप देखिए कि जब भी ये मानसून आता है, उससे ठीक पहले जो वहाँ के हर राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री होते हैं या वहाँ के जो नगर निगम होते हैं, तमाम दावे करते हैं कि मानसून से उपजने वाली समस्याओं से निपटने की तैयारियाँ कर ली गई हैं, सारे जो ड्रेन हैं, वो साफ़ हुँ, कर दिए गए हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है, वो जो पुलियाओं में पानी भर जाता है, लोग अभी आप देखिए कि यहाँ पे मुनक नहर का आपने ज़िक्र किया, मुनक नहर टूट गई, लोगों को दिल्ली जैसे जो और राष्ट्रीय 2 दिन राजधानी पहले है ही बोला गया था हाँ, नेताओं की ओर बाढ़ से। नहीं आएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जब ये हालत है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि असम में डिब्रूगढ़ में या उसके और दूसरे जो दूर-दराज के इलाके हैं, वहाँ पर क्या हो रहा होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का जो एरिया है, वो बाढ़ में कैसे डूबा होगा। तो लेकिन एक चीज़ और देखने को मिलती है कि हमारे जो ये जो हर साल जो बाढ़ का जो क्रम है, उससे हम स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर भी राहत पाने का जो हमारे राज्य हैं, कोई प्रयास नहीं करते हैं, कोई योजना नहीं बनाते और हैं, कोई सीख नहीं है, कोई सीख दिखती नहीं नहीं है है। और बस खाली ये होता है कि हवाई सर्वेक्षण। हमने हवाई सर्वेक्षण कर लिया, आपने बस इतना धन रख लिया है कि ठीक है, बाढ़ राहत आ गए तो आपने उनको वो सब्जियाँ दे दी, आपने उनको अन्न दे दिया, फ़ोटो खिंचा लिया आपने, चले गए। अब उसके बाद वो बेचारा फिर से उसी अपने हाल पे है। अपने हाल पर है। तो ये एक हर सालाना एक कह सकते हैं कि फ़ोटो ऑप टाइप का बन गया है। लेकिन मैं इसमें देखूँगा कि अब जैसे बहुत सारे जो राज्य जिनमें जो बाढ़ की विभीषिका से इस समय जूझ रहे हैं, उसमें असम के मुख्यमंत्री ने वाक़ई में बहुत अच्छा काम किया है। असम के मुख्यमंत्री आप देखिए कि उन इलाकों में वो सिर्फ़ हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं कर रहे हैं। वो घुटनों तक पानी जहाँ पर भरा हुआ है, उस इलाके में भी जा रहे हैं और जब मुख्यमंत्री ऐसे इलाके में जा रहा है, तो अधिकारी भी उसके पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। वो अपना जैकेट पहन के वो बोट में बैठ के वो घूम रहे हैं कि देख रहे हैं कि कौन कितने गाँव डूब गए हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं और वहीं त्वरित फैसला करते हैं। अधिकारियों को
वो पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए कहते हैं, तो उनका जो काम करने का स्टाइल है ना, और आप देखिए कि मैंने देखा कई सारे वीडियोज़ देखे मैंने, असम के समाचार पत्रों को भी देखा मैंने कि वो जो राहत शिविर बनाए गए हैं, राहत शिविरों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर सुविधाओं का जायज़ा ले रहे हैं, और उन राहत शिविरों में सिर्फ़ लोगों को ऐसे ठूँस नहीं दिया गया है, उनके ठीक से रहने का इंतज़ाम किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया बनाए गए हैं, और आप मेरे ख़्याल से आप शायद कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी समाचार चैनल की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, असम की अगर मैं बात करता हूँ, तो असम के मुख्यमंत्री जिस भी बाढ़ प्रभावित एरिया में जा रहे हैं, वहाँ बच्चे उनसे हाथ मिलाने के लिए, स्थानीय लोग उनके पक्ष में नारे लगाने के लिए, स्थानीय लोग उनसे मिलने के लिए आतुर दिख रहे हैं, वरना और ये कैसा तब होता है जब उनको लग रहा है कि जो उनकी सरकार उम्मीद है, की किरण है यहीं हाँ, पे। उनकी जो सरकार है वो हमारी बात सुन रही है और हमारे लिए राहत दे रही है। अगर लोगों को राहत नहीं मिल रही होती है तो लोग नेता को देखते ही गाली देने लगते हैं, उसके विरोध में नारे लगाने लगते हैं। ऐसी स्थिति हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जनता की सरकार जनता तक पहुँच रही है और काम कर रही है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा से और भी मुख्यमंत्रियों को सीख लेनी चाहिए कि अधिकारियों के भरोसे ना रहें। बाढ़ का पानी है, आप उतरिए, आप जाइए जनता के बीच में, तो जनता को भी भरोसा होता है कि हमारी सरकार राजधानी में नहीं बैठी, हमारे बीच में है, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में है। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।